हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके ले गया हूँ आपके पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का 8th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप ये वीडियो पूरा होने के बाद एक बार अपने प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर मैच कर लेना। आप देखोगे कि ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में कवर ना किया गया हो। ये मेरी गारंटी है आपसे कि जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा आप देखोगे लगभग 50 या 51 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। उसके बाद आप चेक कर लेना अपने प्रीवियस ईयर का पेपर कि A to Z आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपना कुछ प्रीवियस रिजल्ट दिखा देता हूं। देखो, मेरे पास टॉप होल्डर्स बच्चे हैं जिन्होंने पिछले प्रीवियस ईयर में रिजल्ट जो लाया वो टॉप होल्डर्स, रैंक होल्डर्स बच्चे हैं बच्चों। ऐसे ही 2017 में आप देख सकते हो टॉप होल्डर्स है, और 2018 में देखो 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी टोटल मिलाकर। और 2019 जो था प्रीवियस ईयर, उसमें तो मैंने बाकायदा लाइव रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, जिसमें एक एक बच्चे ने अपना रिजल्ट लाइव कोचिंग में आकर अपना रिजल्ट बताया था। ये सभी रिजल्ट आपको रोल नंबर वाइज और एप्लीकेशन वाइज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो सभी रिजल्ट ऑथेंटिक है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करो, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, आपके स्क्रीन पर होगा, देखो पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट्स लिखे आ रहे होंगे। अगर आप अपनी तैयारी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी रैंक एक बार में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पहला पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। केवल इतना याद रखना आपको बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आप देखो ऑप्शन पेपर में कैसा आता है, या तो पेपर में ऐसे पूछेगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, तो ऑप्शन टिक कर लेना इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या फिर पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों I = Q अपॉन में T। यहां I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमने जाना इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, ये वर्ड आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब एग्जाम में कैसा आता है? एग्जाम में ऐसा आता है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो आपको टिक करना है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? ये एग्जाम में आ चुका है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो होता है कुलाम। और आपसे पूछा जाएगा 1 कुलाम की वैल्यू, तो 1 कुलाम की वैल्यू होती है 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कुलाम की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 कुलाम की वैल्यू होती है 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, या 1 चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। ये 1 कुलाम की वैल्यू है। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये 1 कुलाम की वैल्यू है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और 1 एम्पियर की वैल्यू होती है 1 कुलाम अपॉन में 1 सेकेंड। ये सभी आप देखो जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हो ना, ये सभी किसी न किसी स्टेट में आपके पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है कि 1 एम्पियर की वैल्यू बताओ, तो 1 एम्पियर इक्वल तो 1 कुलाम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। ये एम्पियर किसके नाम पर रखा गया था? ये बच्चों एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। आंद्रे मैरी एम्पियर, इनके सम्मान में रखा गया था इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे आंद्रे मैरी एम्पियर, इनके सम्मान में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 9 पे। द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है? बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। कौन सा डिवाइस है? एमीटर। आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर डिवाइस यूज करते हैं, आमीटर। आपको आमीटर पे टिक करना है। आप चेक करो प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, उसमें क्वेश्चन आया था 1 मिली एम्पियर की वैल्यू। बच्चों 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर, और ये एग्जाम में आ चुके हैं।
1 मिली एम्पियर, बच्चों 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 एम्पियर। ऐसे आपसे पूछा जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, इसे बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -6 एम्पियर। दोबारा समझ लो बेटा, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 एम्पियर। अभी मैंने आपको बताया था एमीटर। एमीटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या होता है? तो ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के जो एमीटर होता है वो उसे किसमें कनेक्ट किया जाता है? तो एमीटर हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज में। याद रखना आपको, एमीटर किसमें कनेक्ट होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एमीटर किसमें कनेक्ट होता है? एमीटर हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आपको बता दूं, ये एग्जाम में आ चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। आपके मान लो आपने बैटरी आपके घर में होगी, बैटरी में आपने देखा होगा एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज लिखा होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है? बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। देखो लिखा हुआ ना, ये हमेशा फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। याद रखना आपको, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुका है। बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। अब आप सोचोगे यहां पे डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी? डेफिनेशन मैं भी आपको आगे बता दूंगा, ये डेफिनेशन भी आगे दिया हुआ है, बट आप यूजुअली देखोगे कि डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आता। इसकी जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो उसका एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला, आजकल ये सब चीजें पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट की वैल्यू याद रखनी है, 1 वोल्ट की वैल्यू होती है 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। पूरे नोट्स को इस हिसाब से ही बनाया गया है कि इसमें आलतू फालतू चीजों को हटा दिया गया है, केवल पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम की पर्पस की बात की गई है। तो 1 वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अभी आपने पढ़ा था द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। अभी आपको बताया था, ये देखो ये रहा पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये वोल्ट किनके नाम पे पड़ा है, कौन सा साइंटिस्ट है जिसके सम्मान में वोल्ट रखा गया था? तो ये साइंटिस्ट के नाम थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा, बच्चों इनके सम्मान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट पड़ा था। याद रखोगे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ये साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। मान लो 2 पॉइंट है ए और बी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के कैरिंग करंट, जो करंट को कैरी करते हैं ए पॉइंट से बी तक, is defined as the work done to move a unit charge from A to B। तो एक यूनिट A से B तक पहुंचने के लिए, A से B तक पहुंचने के लिए एक यूनिट चार्ज को फ्लो होने में जितना वर्क लगेगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बच्चों सिंपल वर्डों में यह मतलब है कि A से B तक चार्ज को जाना है, A से लेकर B तक चार्ज को जाना है। तो एक यूनिट चार्ज जब A से B तक ले जाने में जो वर्क लगेगा, जो काम करना पड़ेगा, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताया कि A से B तक क्या ले जाएगा? चार्ज ले जाएगा, और चार्ज ले जाने में लिया गया वर्क, इसलिए इसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना? वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, चार्ज को डिनोट करते हैं हम Q से, और पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। तो हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं ना कि V इक्वल टू W अपॉन Q। यहां V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, W का मतलब वर्क है, और Q का मतलब चार्ज है। ये वोल्ट मीटर क्या होता है? बच्चों ये वोल्ट मीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो वोल्ट मीटर। या आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मापी जाती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मापी जाती है वोल्ट मीटर द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है जो ओम ने दिया था? इन्होंने ये कहा था द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, मान लो एक कंडक्टर, एक तार द्वारा करंट पास हो रहा है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है बच्चों, अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, और अगर करंट को डिक्रीज कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। Across it, provided that temperature and other physical condition remain unchanged. कंडीशन यह है कि टेम्परेचर बढ़ना और घटना नहीं चाहिए। ओम्स ने कहा था कि मान लो किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और आपने करंट को बढ़ा दिया, तो जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे ना तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे आप पंखे को चलाते हो तो आप देखते हो करंट होता है ना कंडक्टर, उस करंट को बढ़ा देते हो तो पंखे की स्पीड भी बढ़ रही है। तो करंट को बढ़ा देने से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है और करंट को कम करने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। बस टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की कंडीशन यह है, ओम्स लॉ की नियम की कंडीशन यह है कि टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शन V। यहां I का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। इसका यह मतलब हुआ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट भी घट जाएगा, अगर करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। मतलब जो I के साथ होगा वही V के साथ होगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब। अब एग्जाम में कैसा आता है? बात तो मुद्दे तो एग्जाम है। एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि अगर करंट को 4 गुना कर दिया तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो लिखोगे 4 गुना। क्यों? मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज I के साथ होगा वही चीज V के साथ होगा। ये चीज आपको याद रखना है कि I अगर 6 गुना बढ़ गया तो V भी 6 गुना बढ़ेगा, I अगर 4 गुना कम हो गया तो V भी 4 गुना कम हो जाएगा। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इन दोनों का यूज करके ओम्स ने एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या दिया? V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर का प्रोडक्ट। यहां V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, R का मतलब है रेसिस्टेंस, और I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। दोबारा बताता हूं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, R मतलब रेसिस्टेंस, और I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इस फॉर्मूले को ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी बोला जाता है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बच्चों रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो अपोज करता है कि इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज उसके अंदर फ्लो ना हो। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने को अपोज करना, मना करना कि भैया इलेक्ट्रिक करंट तुम फ्लो मत हो, उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस में आपको क्या रखना है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना रेसिस्टेंस कहलाता है। और फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन में I इक्वल टू R। ये इसी फॉर्मूले से बना है। अगर आप R को यहां छोड़ दोगे तो I कहां जाएगा? अपॉन में। तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V अपॉन में I। तो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी फॉर्मूले से बना है, ओम्स लॉ से बना है। सो द रेशियो बिटवीन, हम ये भी तो बोल सकते हैं किस किस का रेशियो? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है उसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। अगर फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन करें, देखो रेसिस्टेंस का एक्चुअल मतलब तो यही होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना। लेकिन अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन करें तो डिफाइन क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, कि पोटेंशियल डिफरेंस को जब इलेक्ट्रिक करंट से डिवाइड कर देंगे तो रेसिस्टेंस आ जाएगा। और रेसिस्टेंस का बच्चों ऐसा यूनिट ओम होता है, क्योंकि आपने देखा रेसिस्टेंस की खोज भी ओम ने किया था, उन्हीं फॉर्मूला बताया था ये। इसलिए रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है। याद रखोगे, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, जिसे ग्रीक लेटर
ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर ओम है, तो ग्रीक लेटर ओम से रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ओम होता है। 1 ओम की वैल्यू अधिकतर एग्जाम में, अधिकतर पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है कि 1 ओम की वैल्यू क्या है, तो 1 ओम की वैल्यू होती है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। 1 ओम की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 ओम की वैल्यू होती है बच्चों 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। याद रखोगे, 1 ओम की वैल्यू होती है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। द करंट थ्रू अ रेसिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। हाँ जी, ये याद रखना बेटा, जो करंट थ्रू अ रेसिस्टर, जब रेसिस्टर के द्वारा कोई करंट फ्लो होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। यानी हम ये बोल सकते हैं कि रेसिस्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर करंट को बढ़ाएंगे, याद रखो करंट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो रेसिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। और करंट को अगर इंक्रीज करेंगे, करंट को अगर इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा, और अगर करंट को डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप ही कम हो जाएगा। रियोस्टेट क्या होता है? द डिवाइस, बच्चों ये डिवाइस का नाम होता है, यूज टू चेंज द रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस को चेंज करता है। अच्छा, आपके घर में कभी पंखा आपने चेंज किया है? पंखे की स्पीड बढ़ाइए और घटाइए, तो जिस डिवाइस से आपने पंखे की स्पीड बढ़ाया और घटाया उसको हम साइंस में रियोस्टेट कहते हैं। आम बोलचाल में आप रेगुलेटर कहते हो, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसे रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट एक डिवाइस का नाम है, रियोस्टेट एक डिवाइस का नाम है जो क्या करता है, रेसिस्टेंस को चेंज कर सकता है। कंडक्टर आर दो सब्सटेंस। कंडक्टर कौन होता है? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली फ्लो हो सकते हैं, आराम से फ्लो हो सकता है। जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा वो कंडक्टर होगा। क्लियर हो गया? और इंसुलेटर क्या होगा? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्रीली फ्लो नहीं करेगा उसे इंसुलेटर कहेंगे। अब मैं आपसे कहूं लोहा, लोहा क्या है? तो लोहा कंडक्टर है। आयरन क्या है? कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है। लकड़ी, वुड क्या है? वुड एक इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं होता। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इंसुलेटर है। रबड़ क्या है? रबड़ एक इंसुलेटर है। क्यों इंसुलेटर है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते। वहीं आयरन की बात करें, स्टील की बात करें, ये सब कंडक्टर होते हैं। क्यों कंडक्टर होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्रीली फ्लो हो जाता है। चलिए जी, रेसिस्टर क्या होता है? रेसिस्टर के बारे में आपसे पूछेगा, रेसिस्टर क्या होता है? अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर खुद के अंदर थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस हो उसे हम रेसिस्टर कहते हैं। तो आपको क्या रखना है? अ कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेसिस्टेंस, जिसमें अपने आप में ही थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस हो उसे हम रेसिस्टर बोलते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो 100% इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करते, जैसे आयरन। आयरन आपको 100% इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट को रोक लेता है। तो ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर खुद के अंदर थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने को रोकता हो, उसे रेसिस्टर के नाम से जानते हैं। अ कंडक्टर, अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बच्चों रेसिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है? रेसिस्टेंस को 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और ये 2017 के एग्जाम आप चेक कर लेना, दिल्ली पॉलिटेक्निक, और 2018 जामिया पॉलिटेक्निक, 2019 जामिया पॉलिटेक्निक, तीनों बार ये आ चुका है कि रेसिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है। रेसिस्टेंस को 3 चीजें इफेक्ट करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। याद रखोगे, रेसिस्टेंस को 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। रेसिस्टेंस को 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। कौन कौन? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल। कैसे इफेक्ट करते हैं ये भी समझ लो। अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे ना बच्चों तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप अब आपको सबको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अगर लेंथ को बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लेकिन अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है आप यूज क्या कर रहे हो कंडक्टर में, इस पर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, कि आप आयरन यूज कर रहे हो, आप सिल्वर यूज कर रहे हो। तो अगर आप सिल्वर यूज करोगे तो वहां रेसिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। वहीं अगर आप आयरन यूज करोगे तो वहां पे थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड होता है, और नेचर ऑफ मटेरियल में अक्सर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं,
रेसिस्टेंस इक्वल टू रॉ एल अपॉन में ए, ये रिलेशन होता है इन सब का। आर का मतलब रेसिस्टेंस, ये रॉ है, इसे रॉ बोलते हैं, आर एच ओ रॉ, और एल ये एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेसिस्टेंस को तीन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी क्या होती है, हम रेसिस्टिविटी किसे कहेंगे? रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेसिस्टिविटी का मतलब है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर के अंदर कितना रेसिस्टेंस लग रहा है। भाई 1 यूनिट लग रहा है, 2 यूनिट लग रहा है, 3 यूनिट लग रहा है, तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एक कंडक्टर कितना रेसिस्टेंस लगा रहा है। भाई आप खाना खाते हो ना, कितना खाते हो? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, आपकी कैपेसिटी है ना। ऐसे ही रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कितना ज्यादा रेसिस्टेंस लगा रहा है उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। और रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है, रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। अब आपको एक चीज याद रखना है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। और यही चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है, जो बच्चा एग्जाम में ध्यान नहीं देता और एग्जाम में गलत कर आता है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम था, लेकिन रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर भी है। चलिए जी, मेटल की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। आपसे पूछा जाएगा मेटल की रेसिस्टिविटी, तो लगाओगे वेरी लो, बहुत कम होती है। मेटल की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, लेकिन इसे कंडक्टर, हाँ सर, इसे कंडक्टर बोला जाता है। वहीं जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो बताओ किसकी रेसिस्टिविटी लो होती है? मेटल की। और किसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है? इंसुलेटर की। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और मेटल की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, सेमीकंडक्टर उन मटेरियल को बोला जाता है विच अलाउ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो, जिसके अंदर थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो जाता है। यानी ना तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही करंट फ्लो नहीं होता, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच का होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। यानी ऐसे कंडक्टर जिनके अंदर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसकी रेसिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर कौन होता है? इसके अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर कौन होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होता। और सेमीकंडक्टर कौन होता है? तो इनके बीच का पार्ट हो गया ना, कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी हो रहा है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं भी हो रहा है। तो इंसुलेटर कंडक्टर के बीच का जो पार्ट होगा उसे हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। कुछ सेमीकंडक्टर आपको नाम याद रखना है। तो सबसे बेस्ट क्या है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं आया। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। और इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर चिप वगैरह बनाने में। जो कंप्यूटर के चिप वगैरह होते हैं ना, या मोबाइल के चिप वगैरह होते हैं, इन सब में हम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखोगे, सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत फ्लो हो जाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल एंड एलॉय डू नॉट बर्न रेडली एट हाई टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं बच्चों या एलॉय होते हैं, एलॉय पता है ना, जो मेटल नॉन मेटल को मिलाकर बनता है, तो मेटल एंड एलॉय की खासियत क्या होती है? ये अधिक हाई टेम्परेचर पे भी ना बर्न नहीं होता, नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी जल्दी से जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। इसलिए बच्चों मेटल एंड एलॉय का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया। इन सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो मेटल का या फिर एलॉय का। क्यों सर जी मेटल या एलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी खासियत होती है ये अधिक टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। इसलिए बच्चों जितने भी हीटिंग डिवाइस होते हैं आपके घरों में, जो चीजों को हीट करते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रिक आयरन जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, टोस्टर आपके घर में होगा, इसके अलावा गीजर होता है, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ओवन होता है, आजकल इलेक्ट्रिक केटली आती है। तो इन सब में किसका इस्तेमाल होता है? इन सब में मेटल का या फिर एलॉय का इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है इन्हीं का? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होते, जल्दी से जलते नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों टंगस्टन। अब ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है। टंगस्टन, आपके घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब होगा,
इलेक्ट्रिक बल्ब, याद रखना इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल होता है। और टंगस्टन किससे बनता है? टंगस्टन बनता है फिलामेंट से, याद रखोगे, फिलामेंट से इसको बनाया जाता है। टंगस्टन यूज एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट, टंगस्टन का इस्तेमाल कहां होता है? फिलामेंट के लिए होता है। और ये फिलामेंट कहां यूज होता है? तो लैंप या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में इस्तेमाल होता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम, अच्छा जितने भी आपको इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर आपके घरों में तार होंगी ना, तार देखा होगा आपने, इसमें किसका इस्तेमाल होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर हम कॉपर और एल्युमिनियम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, याद रखोगे। इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, विद्युत तारों के अंदर हम केवल दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का एंड एल्युमिनियम का। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेसिस्टर। बच्चों रेसिस्टेंस दो टाइप की होती है, रेसिस्टर दो टाइप के होते हैं। किसी भी रेसिस्टेंस को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला होता है रेसिस्टेंस इन सीरीज और दूसरा होता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल। और मुझे लगता है सब ने 10th में जरूर पढ़ा होगा, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज का फॉर्मूला, मेन है फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस एंड सो ऑन, सभी रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब सीरीज में कोई रेसिस्टेंस होती है तो उसकी कुछ खासियत होती है। क्या खासियत होती है? इफ द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर उसे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो ना तो करंट जो होगा वो सेम होगा। याद रखना बच्चों, सीरीज में जो होगा, जो सीरीज में कनेक्ट होगा उनमें करंट हमेशा सेम होगा। याद रखो, करंट हमेशा सेम होगा। और रेसिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उन सबके टोटल सम के द्वारा। अगर सबको सम कर देंगे तो सभी रेसिस्टेंस को सम कर देंगे तो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल वोल्टेज कैसा आएगा? तो वो भी सम द्वारा, सभी वोल्टेज को सम कर देंगे, सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज, सभी वोल्टेज को सम कर देंगे, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसे टोटल वोल्टेज आ जाएगा। तो तीन बातें और ये मिलाकर चार बातें आपको सीरीज के बारे में याद रखना है। टोटल में चार ही बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे ज्यादा कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। सीरीज में चार बातें याद रखो। पहला, सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, पहला याद हो गया। सेकेंड, सीरीज के अंदर करंट जो होता है वो सेम होता है, करंट हमेशा सब में सेम होगा। दूसरा, इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सबको सम करके, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर, सभी रेसिस्टेंस को हम सम कर देंगे तो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो वोल्टेज भी हम इसका सम करके निकालेंगे, सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज, सभी वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, सभी वोल्टेज को प्लस कर देंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों रेसिस्टर इन पैरेलल। अब हम बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में आपको याद रखना है, पैरेलल के लिए फॉर्मूला पहले तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए सीरीज के फॉर्मूले में और पैरेलल के फॉर्मूले में एक छोटा सा ही डिफरेंस है। सीरीज में क्या था? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में क्या है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। उसमें करंट क्या था? सेम था। इसमें करंट सेम नहीं होता है, रिपीट, उसमें करंट सब में इक्वल था, इसमें करंट सब में इक्वल नहीं होता। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ सेपरेट रेसिस्टर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टर। इसका मतलब यही फॉर्मूला है कि सभी रेसिस्टेंस को ऐड कर देंगे ना, रेसिप्रोकल करके, सभी रेसिस्टेंस को अगर रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। जो करंट होगा ना, करंट वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा रेसिस्टेंस के, जो करंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस। इसका मतलब है अगर करंट को इंक्रीज कर देंगे तो रेसिस्टेंस अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। द वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज होगा ईच रेसिस्टेंस पैरेलल होगा वो सेम होगा, वोल्टेज हमेशा सब में सेम होगा, वोल्टेज सबका इक्वल होगा। उसमें क्या था? उसमें करंट सेम था और इसमें क्या है? वोल्टेज सब में इक्वल होता है। यही फर्क है सीरीज और पैरेलल में, ठीक है। तो हम घर में किसका इस्तेमाल करते हैं? हम अपने डोमेस्टिक सर्किट में, घर में जो हम इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? सीरीज का या पैरेलल का? तो तुरंत टिक कर देना पैरेलल का। बेटा अपने घरों में हम अपने डोमेस्टिक सर्किट में केवल पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं अगर फ्यूज वायर की बात करें, आजकल हालांकि फ्यूज वायर की जगह MCB यूज होता है, तो फ्यूज वायर में जो फ्यूज वायर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। याद रखोगे, फ्यूज वायर हमारे घरों में भी होता है, मीटर के बगल में लगा होता है। फ्यूज वायर किस में कनेक्ट होता है? अक्सर पूछा जाता है, फ्यूज वायर्स आर कनेक्टेड इन
ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल बोथ। तो आपसे याद रखना है सीरीज में, फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। 4 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के 4 इफेक्ट्स होते हैं, याद रखोगे। देयर आर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के 4 प्रभाव हो सकते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एक होता है लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक करंट के बच्चों 4 इफेक्ट्स होते हैं। देयर आर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है, याद रखना आपको। तो इस चैप्टर में बेसिकली बात की गई है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहेंगे। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 44 पे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, किसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ हाई रेसिस्टेड वायर, बच्चों जब किसी तार के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, द वायर्स बिकम हॉट। तो आप देखते हो डिवाइस और वायर दोनों ही हॉट हो जाते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलता हूं, अगर आप किसी भी डिवाइस को, इवन आप अपने मोबाइल को ले लो, चलो बाकी छोड़ो, आप सिंपल से अपने मोबाइल को ले लो, अगर आप मोबाइल को लगातार चार्ज करते हो या लगातार इसे चलाते हो, क्या होता है? ये हीट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों याद रखना, किसी भी डिवाइस के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है ना, तो वो 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक करंट का अधिकतर हिस्सा उस डिवाइस को ऑपरेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का कुछ हिस्सा उसको हीट भी करता है। आपको देखा है एप्पल का मोबाइल बहुत महंगा आता है, आपने कभी सोचा है क्यों? उसका रीजन है, अगर आप एप्पल की कंपनी के बिल्कुल लीगल मोबाइल खरीदो, आपसे जितना मर्जी चार्ज कर लो, वो कभी आपका हीट नहीं होगा, और हीट होगा तो बहुत रेयर चांस, बहुत कम मात्रा में हीट होगा। जबकि आप लोकल मोबाइल अगर खरीदते हो, चाइनीज मोबाइल वगैरह खरीदते हो, तो आप देखते हो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। यही फर्क है क्वालिटी का, इसकी वजह से रेट बहुत ज्यादा होता है। तो हीटिंग इफेक्ट होता है कि करंट का कुछ हिस्सा क्या करता है, डिवाइस को हीट करता है, गर्म करता है, उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जूल, उन्होंने ये तक फाइंड कर लिया कि कितना हीट करता है, तो उसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में 3 बातें उन्होंने कही थी। पहला, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ करंट। ध्यान से देखो फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी करंट को अगर 2 गुना बढ़ा दूं तो हीट 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया। अगर करंट को 3 गुना बढ़ा दूं तो हीट 9 गुना हो जाएगा, बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर करंट को 4 गुना बढ़ा दूं तो 4 का स्क्वायर 16, हीट 16 गुना बढ़ जाएगा। यानी जितना ज्यादा करंट बढ़ाते जाओगे, हीट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, पहला। दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस करेंगे उतना ज्यादा हीट होगा। मान लो आपके एग्जाम में आता है कि रेसिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, तो आप लिखोगे हीट भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रेसिस्टेंस को 4 गुना कर दिया तो हीट भी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रेसिस्टेंस को 10 गुना कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया, तो हीट भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एंड थर्ड इज, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। जितना ज्यादा देर मोबाइल चार्ज करोगे, बहुत देर तक मोबाइल चार्ज करोगे, उतना ज्यादा हीट होगा। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। आप देखते हो ना, मोबाइल को अगर बहुत टाइम तक चलाते रहो, मोबाइल को लगातार चला रहे हो, लगातार बातचीत कर रहे हो, लगातार गेम खेल रहे हो, लगातार मोबाइल को चला रहे हो, तो हीट हो जाता है। लिखो ना, ये देखो जूल्स ने पहले ही बता दिया था, जो आप कर रहे हो जूल्स वो पहले ही बता चुका है भाई कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करोगे डिवाइस को, तो हीट ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सही बच्चों क्लियर हो गई? जूल्स भाई साहब ने 3 बातें हमें बताई। पहला, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ करंट, कि जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा, और इवन स्क्वायर के रेट से बढ़ेगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेसिस्टेंस, जितना रेसिस्टेंस बढ़ाओगे उतना हीट बढ़ेगा। एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम, जितना ज्यादा टाइम यूज करोगे डिवाइस को, उतना ज्यादा भी हीट बढ़ेगा। इन तीनों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन तीनों से मिलकर एक फॉर्मूला भी बनता है, फॉर्मूला मैंने यहां लिखा नहीं, याद रखना, H इक्वल टू I स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। देखो तीनों मैच आ रहा है ना, H
H और H तीनों में, तो H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट I स्क्वायर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। ये जूस लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फ्यू एप्लीकेशन वेयर हीटिंग इज अनडिजायरेबल। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जहां हीटिंग इफेक्ट के कारण वो चीजें खराब हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। अगर इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ज्यादा हीट हो गया तो वो फूक जाएगा। अक्सर आप देखते हो ऐसा गीजर के साथ होता है, अक्सर ऐसा आपके एसी के साथ होता है, अक्सर ऐसा आपके घर में अगर मिक्सर हो उसके साथ होता है। अगर उसे ज्यादा देर तक चलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और वो फूक जाता है, वो बेकार हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जनरेटर के कारण और ट्रांसफार्मर, अगर ये बहुत ज्यादा हीट हो जाए बच्चों तो क्या होता है, ये खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जहां हीटिंग अनडिजायरेबल है, जो मतलब हीटिंग के कारण नुकसान होता है। लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जहां हीटिंग के फायदे हैं। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान ही है हीटिंग इफेक्ट के, हमारे पास कुछ फायदे हैं। देखो हीटिंग इफेक्ट का कहां इस्तेमाल होता है, एक तो वाटर हीटर में, देखते हो ना, वाटर हीटर में पानी को गर्म करने के लिए। इसके अलावा रॉड पानी को गर्म करने के लिए आता है, इलेक्ट्रिक आयरन आता है, टोस्टर आता है, कुकिंग रेंज बहुत सारे कुकिंग आजकल आता है। तो इन सब में क्या हीटिंग इफेक्ट तो इस्तेमाल हो रहा है भाई। गीजर हो गया आपका, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटली हो गई, ओवन हो गया, इन सब में हीटिंग इफेक्ट का तो इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कहां होता है, बल्ब में। बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। बल्ब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिलामेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो किससे बनता है, जो टंगस्टन से बनता है। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 34110 डिग्री सेल्सियस। आप चेक कर लेना, एग्जाम में कई बार आ चुका है, मेनी टाइम एग्जाम में आ चुका है। और अगर मेरी बात पर भरोसा ना तो सिंपल एक काम करो ना, मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड कर रखा है, रियल पेपर, बुक वाला पेपर नहीं, आलतू फालतू का पेपर नहीं, जो रियल पेपर है वो अपलोड करा, वहां से चेक कर लेना। ये एग्जाम में आ चुका है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो 3410 डिग्री सेल्सियस, 3410 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां भी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कहां होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में होता है। घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है ना, जैसे आजकल एमसीबी होता है, ज्यादा करंट आ गया तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने आप उड़ जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा और घर के सारे डिवाइस आपके बंद हो जाएंगे, आपके बच जाएंगे, आपके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी तो हम हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हीटिंग इफेक्ट का नुकसान ही नुकसान है, इन सभी जगहों पर हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ज्यादा वर्क हुआ इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, 1 सेकेंड में कितना वर्क किया गया, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा 1 सेकेंड में कितना वर्क किया गया, उसे इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला भी होता है वर्क अपॉन में टाइम। और वैसे भी नॉर्मल भी देखो तो पावर का फॉर्मूला भी यही होता है, वर्क अपॉन में टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क आपने सुना होगा। तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर, चाहे वो नॉर्मल पावर हो या इलेक्ट्रिक पावर हो, फॉर्मूला सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट वॉट होता है। कभी आप बल्ब लेने गए हो, जब आप बल्ब लेने जाते हो तो अक्सर क्या बोलते हो कि मुझे 0 वॉट का बल्ब दे दो, मुझे 10 वॉट का बल्ब दे दो, मुझे 7 वॉट का बल्ब दे दो। तो वॉट आप बोलते हो, ये वॉट क्या है, ये वॉट है एसआई यूनिट। किसका, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट। जबकि कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक पावर का कमर्शियल, जब आपका बिजली का बिल आएगा ना तो वहां पे वॉट लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पे आपको किलोवाट आवर लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये कमर्शियल यूनिट होता है। और 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। आप चेक कर लो प्रीवियस ईयर का पेपर कितनी बार आ चुका है। मैं कह रहा हूं ना, जिसने ये पूरा वीडियो देख लिया, एक भी क्वेश्चन आप नहीं बता सकते मुझे कमेंट करके कि सर जी ये क्वेश्चन बाहर से आया। अगर आप बता दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं उसे नेक्स्ट टाइम वीडियो में जरूर ऐड कर लूंगा, उसको पॉइंट में जरूर ऐड कर लूंगा। आज तक 18 साल हो गए बेटा, कोई बच्चा आज तक क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाया कि उसका पेपर इन पॉइंटों से बाहर आ जाए। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 वाट आवर का मतलब होता है 1 घंटे में कितना वॉट पावर यूज हुआ है, 1 घंटे के अंदर कितना वॉट पावर यूज हुआ है, इसे 1 वाट आवर कहते हैं। हालांकि आपको बस ये याद रखना है 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, बस इतना ही आपके लिए काफी है एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, तो ये था आपका बच्चों फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो आज खत्म होता है। इसमें 50 पॉइंट थे।
आप इन सभी पॉइंट्स को कवर कर लीजिए। उसके बाद एक बार आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पॉलिटेक्निक हो, जामिया पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो या असम पॉलिटेक्निक हो, आप किसी भी पॉलिटेक्निक के पेपर को आप मैच कर लेना। आप देखोगे कि इन पॉइंट से बाहर आज तक कोई भी एग्जाम में बाहर इससे बाहर नहीं आया। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो इन पॉइंट्स को। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ ले तो बच्चों, तो आपकी रैंक एक बार में जरूर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो सब अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बेस्ट विशेष। बाय बाय बेटा सबको।